नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय को मजबूत बनाने और मध्य सेक्टर में एक सक्रिय सैन्य नागरिक विलय रणनीति सेमिनार में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका दायित्व है और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को समय समय पर अपने इस दायित्व को बखूबी निभाएं और इसके लिए सीमांत क्षेत्रों का विकास भी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं और कई क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है और सड़कों का नेटवर्क बनाया भी जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ, बल्कि पर्यटक को दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक समृद्ध दृष्टि से भी बहुत मजबूती मिली है। मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है। हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट ग्रिड योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल। तो वहीं सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक में अधिकारियों को मानव जनजीवन और संघर्ष पर नियंत्रण के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, संयुक्त निगरानी और नियमित पेट्रोलिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और साथ ही प्रभावित गांवों में जांच और वॉच टावर जैसे काम को लेकर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही बैठक में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित कुल 9 प्रस्ताव पर सहमति मिली है। ऐसे में अधिकारियों को हाथी और बाघ सहित सभी वन्यजीव कॉरिडोरों के संरक्षण के शीर्ष प्राथमिकता देने और आवागमन मार्ग पर भी प्रभावी ढंग से बनाने की आवश्यकता पर जोर दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी केस के साथ ही बीबी रामजी योजना पर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस नए कानून का मकसद सिर्फ मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण इकाइयों को मजबूत करना है। ऐसे में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि बीबी रामजी अधिनियम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव बताया। सीएम ने साफ कहा कि ये सिर्फ मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति को पूरी संरचना का पुनः निर्माण है। सीएम ने कहा कि बीबी रामजी अधिनियम जो है वो गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया कि इससे किसानों को सुरक्षित, श्रमिकों को रोजगार और महिलाओं को सम्मान और गांव को विकास मिलेगा। विकसित गांव ही विकसित भारत का आधार बनेगा। उन्होंने बताया कि इस नए अधिनियम के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा और इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेही भी तय की गई है। ये अधिनियम जो नया बना है, ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है,
अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार खुलकर बोला है। सीएम धामी ने कहा कि इस बारे में जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो हमने एक्शन लिया और जो 3 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया। एक महिला आईपीएस के अधीन एक एसआईटी बनाई गई है और उनके नेतृत्व में सभी पहलुओं पर जांच हुई और सभी व्यक्तियों से बात हुई। सीएम धामी ने कहा कि रेणुका देवी उनकी लीड कर रही थी और अभी सीबीआई में काम कर रही हैं। इसके साथ ही एसआईटी ने सभी पहलुओं पर काम किया और लोगों ने कहा कि हमने कुछ और जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसको जहां भी जानकारी देनी है दे दें और वो एसआईटी को दे दे नहीं या फिर न्यायालय में दे। मजबूत पैरवी की गई और जो आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। सीएम धामी ने कहा है कि अभी हाल ही में एक ऑडियो भी सामने आया था और उसके लिए भी जांच हो रही है। जिन लोगों ने ऑडियो में बात की है तो उससे बात करके कुछ सत्यता सामने आ जाए, ये हमारा प्रयास है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो दोषी होगा वो छूट नहीं पाएगा ये आपको आश्वस्त करते हैं। ऐसे में ऑडियो के नाम ले रहे हैं और व्यक्ति को अध्यक्ष बना देना और हो सकता है कि कल किसी और का नाम ले। ऐसे में सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मरुड़ आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए, कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो प्रकरण उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। ऐसे में छात्र छात्राओं के लिए अहम जानकारी अब सामने आ गई है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपीएससी की ओर से 2026 में आयोजित होने वाली हाई स्कूल यानी कि 10th और इंटरमीडिएट यानी कि 12th की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 20 मार्च 2026 तक चलेंगी। काफी समय से परीक्षा की तारीखों का इंतजार चल रहा था। ऐसे में छात्र छात्राओं के बीच एक ऊर्जा की लहर दौड़ गई है और अब छात्रों के पास से अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप देने के लिए स्पष्ट समय श्रेणी उपलब्ध है और इससे वो बेहतर ढंग से अपनी रणनीति बना सकेंगे। बोर्ड परीक्षाएं छात्रों को एजुकेशन जर्नी का एक अहम पड़ाव होता है और इसी के आधार पर आगे की पढ़ाई और कैरियर से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। और इस साल उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में प्रदेश भर में 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के शामिल होने की उम्मीद है और इतनी बड़ी संख्या में होने वाली परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग और बोर्ड प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। परीक्षा केंद्रों की पहचान, व्यवस्थाओं की समीक्षा और जरूरी संसाधनों पर राज्य में लगातार काम किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने बताया है कि परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे और सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था मजबूती से बढ़ा दी गई है। ऐसे में नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और इसके उद्देश्य ये रहेगा कि सुनिश्चित करना है कि सभी परीक्षार्थियों को समय और निष्पक्ष अवसर मिल सके। तो वहीं कड़ाके की ठंड और सड़क पर बर्फनुमा पाला एक बार फिर से हादसे की वजह बन गया है, जहां पर एक स्कूटी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं और ऐसे में स्थानीय घटना के बाद से लोगों ने तत्परता दिखाई और जिसके बाद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका
इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ठंड के कारण सड़क पर बर्फनुमा पाला जम गया था और जैसे ही स्कूटी उस जगह पर पहुंची वो फिसल गई और चालक जो है वो संतुलन खो बैठा। सड़क किनारे ये बर्फ जमा हो गई थी, जिसके बाद से ये बड़ा हादसा हुआ। यदि समय रहते स्थानीय लोग मौके पर नहीं पहुंचते तो हादसा और भी गंभीर रूप ले सकता था। स्थानीय निवासियों ने घटना के बाद से प्रशासन और लोक निर्माण विभाग पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाथीपांव रोड पर कई स्थानों पर सड़क जो है वो पूरी तरह से खराब हो गई है। हालांकि ठंडे मौसम के बाद से पाला जैसे स्थिति बन गई है, जिसके बाद से स्कूटी सवार फिसल गया है और ये बड़ा हादसा हो गया है। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में पेयजल संकट समेत बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नगरपालिका सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल निगम और जल संसाधन को 15 दिन के भीतर पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मसूरी जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पेयजल, बिजली, सड़क, पुल, वन और साथ ही पर्यटन से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने बताया कि धोबी घाट और कंपनी गार्डन की एसटीपी लाइनें लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें फरवरी में चालू कर दिया जाएगा, जबकि कैमल बैक और एसटीपी प्लांट का कार्य जुलाई तक पूरा होगा। कैबिनेट मंत्री ने विद्युत विभाग को जर्जर बिजली के खंभे बदलने और अंडरग्राउंड केबल पूरी तरह करने का भी निर्देश दिया है। लोक निर्माण विभाग को खराब सड़कों की मरम्मत और देहरादून मसूरी मार्ग पर वैली ब्रिज के पास नए पुल के निर्माण की प्रगति तेज करने को भी कहा गया है। देखिए, मसूरी को पानी रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए, उसको संवारने के लिए जो बेहतर है हमारी सरकार कर रही है। लेकिन आज बैठक में मैंने महसूस किया कि अधिकारियों का आपस में तालमेल न होने के कारण विशेषकर जल निगम, जल संस्थान, लोगों को समस्या हो रही है। जब पहले 7 एमएलडी पानी में मसूरी को पूरा पानी मिलता था, 14 एमएलडी पाने के बाद भी कहीं अगर समस्या है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं कमी है। और मैंने देखो निश्चित किया है, मैंने कल भी एक बैठक देहरादून में दी थी और मैंने कहा है कि 15 दिन के अंदर हमारे सीवर और पेयजल की समस्या का समाधान होना चाहिए। कहीं आगे से शासन ने बात करके किसी चीज की आवश्यकता की तो हम पूरी करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता को राहत देना हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरी ईमानदारी से सड़कें अगर हमारी दुरुस्त होगी, पीढ़ी के लोगों को निश्चित किया है कि सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाए। साथ ही जो माल रोड जो मसूरी का हार्ट है उसके बारे में मुझे लोगों ने बताया कि उसमें भी कई कमियां हैं, तो हमने उसको ठीक करने के लिए अधिकारियों को निश्चित किया है। एक और जहां पूरे उत्तराखंड प्रदेश में बीते साल 2022 की तारीख यानी कि 2 दिसंबर को घटित हुए चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार दिन प्रतिदिन अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते जगह जगह से अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच कराने की मांग उठ रही है। तो वहीं अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी कांग्रेस पार्टी की जगह जगह पुतला दहन भी किया जा रहा है। और उसी के तर्ज पर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक खबर सामने आई है, जहां पर नगर सुभाष चौक पर काशीपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद जोरदार नारे भी लगाए और जमकर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ऐसे में जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक षड्यंत्र के तहत अंकिता भंडारी हत्याकांड के जरिए प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एसआईटी ने इस पूरे मामले को ईमानदारी और गहनता के साथ काम कर रही है। जिस बेटी के साथ ये काम हुआ है उस आरोपी को उम्र कैद की सजा भी है और हमारी सरकार ने आह्वान किया है कि इसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित कोई भी साक्ष्य या प्रमाण किसी के पास हो तो वो सरकार या फिर न्यायालय को उपलब्ध जरूर कराए। एक हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जो सितंबर 2022 में स्वर्गवासी हो गई, उस विषय को लेकर कांग्रेस एक षड्यंत्र के कारण पूरे प्रदेश का
माहौल बिगाड़ना चाहती है। इसलिए मैं आज हमने कांग्रेस का पुतला दहन किया है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में SIT बनाकर इस विषय का गहनता से उस समय पौड़ी के हमारे SSP शेखर सुवाल जी उस टीम के सदस्य रहे, गहनता से एक एक बारीकी फॉरेंसिस टीम लगाकर उस जहां पीड़िता रहती थी उस रिसोर्ट के उस कमरे की वीडियो सारी चीजें बनाकर पूरी SIT ने जिम्मेदारी के साथ काम किया है और उसी का परिणाम है कि जो उस बिटिया के बलात्कारी थे वो आज उम्र कैद की सजा में है। और हम सब लोग भी चाहते हैं कि इतने के बावजूद भी अगर कोई तथ्य कोई प्रमाण उस बिटिया के हत्याकांड को लेकर अगर किसी के पास है तो हमारी सरकार ने भी हमारे संगठन ने भी आह्वान किया है कि वो तथ्य हमारे सामने सरकार के सम्मुख या न्यायालय के पास लेकर कोई भी आ सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम आगे उस जांच को भी करने के लिए तैयार हैं। 2 सालों से लगातार 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भीम आर्मी का चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद अब समाप्त हो गया है, जिसके बाद से सोमवार को डॉक्टर का पैनल भी वीरेंद्र नगर की बारात घर में बैठे, जहां पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी जांच हुई और मुफ्त दवाएं वितरित की गई। 3 सदस्यीय डॉक्टरों के पैनल ने लगभग 100 मरीजों का उपचार किया और मुफ्त दवाएं दी, तो जिसके बाद से मौके पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। वहीं ग्रामीणों में डॉक्टर का पैनल और पुलिसकर्मी बैठने पर हर्ष का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार और उनकी टीम और प्रशासन को धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पिछले 2 साल से नगर पालिका परिषद में ग्रामीणों संग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे और उनकी मांग थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 60 साल से हो रहे लोगों को मालिकाना हक मिले और अपराध को रोकने के लिए पुलिस से बीट चौकी और उपकेंद्रों में डॉक्टरों की मांग भी थी। शनिवार को देर शाम तक प्रशासन के साथ बात चली और पुलिस टीम और सप्ताह में 2 बार डॉक्टरों के पैनल पर प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राजी हो गए, जिसके बाद से सोमवार को डॉक्टरों का पैनल और पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए। गांव में ग्राम वीरेंद्र नगर में पहली बार ये साप्ताहिक स्वास्थ्य केंद्र जो लग रहा है ये गांव के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे सम्मानित डॉक्टर लोग आए हैं और गांव के हमारे कुछ युवा साथी जो थे वो लोग संघर्ष कर रहे थे काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेकर के कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र लगाए जाएं और पुलिस चौकी के निर्माण के लिए कार्यरत थे। काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे वो लोग, तो ये उनका बड़ा सराहनीय पहल रहा। उन लोगों का मैं गांव की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अभी ये आदेश शनिवार को आदेश हुआ था कि सप्ताह में 2 बार यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा। जो गोठा लौका और वीरेंद्र की जनता है इनकी स्वास्थ्य की जो जाँच के लिए अभी तक सुबह से 65 मरीज देखे जा चुके हैं गाँव में। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस जनों ने कस्बे में मार्च निकाला और साथ ही शहीद चौक पर जमा हुए और जिसके बाद से यहां पर संपन्न किया गया। अंकिता भंडारी की न्यायिक 2 और VIP कौन के नारे लगाते हुए कांग्रेस के नेता गुस्से में थे और सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी थी। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी बेशर्म है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत बीजेपी के लिए फिट बैठती है। उन्होंने कहा कि जब तक CBI जांच नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सोशल मीडिया पे बयान, अपने दोस्तों से बातचीत करना और उसके बाद एक संत जो विधायक भी रहा है और एक संत शिरोमणि और अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, तो उनकी बात का और उनकी पत्नी की बात का जो है वो अनावश्यक जिक्र नहीं है। वो उस बयान की पुष्टि करता है जो अंकिता ने कहा था मेरी जान को खतरा है VIP की सेवा देने का। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में CBI जांच हो, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब वो बार बार गट्टू भट्टू और मट्टू के नाम आ रहे हैं, तो ये कौन है? हमने तो नाम नहीं लिया, कांग्रेस ने तो नाम नहीं लिया, हरीश रावत ने तो नाम नहीं लिया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो बात करने के बाद का वीडियो जो है वो वायरल हो गया। तो इस बात का तो 120B के तहत कानूनी रूप में भी जो है षड्यंत्र रचने का जो है मुकदमा बनता है।
तो उन पे कहते हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखो, और मुकदमा लिखने के बाद सीबीआई से जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 27 के जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का आह्वान कांग्रेस करते हैं। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित ही नहीं। जब बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। इसका जीता जागता उदाहरण है बहन अंकिता भंडारी की हत्या जिस तरह से भाजपा सरकार में हुई है, और जिसमें वीआईपी का नाम लेने से भी भाजपा कतरा रही है। और भाजपा के ही पदाधिकारी हैं, जो उनके शीर्ष के पदाधिकारी हैं, उन्हीं का नाम इसमें सामने आ रहा है। लेकिन भाजपा पता नहीं क्यों उन्हें बचाने में लगी हुई है। अगर भाजपा इतनी पाक साफ है, सच्ची है, तो क्यों इसकी एफआईआर दर्ज करके सीबीआई जांच नहीं कराती। सीबीआई जांच हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मुद्दा पूरे जनमानस का है। आज पूरे उत्तराखंड के हर जन के दिमाग में, जहन में यही बात है कि जो वीआईपी का नाम उजागर हुआ है उसको कब सजा मिलेगी, ये हर जनमानस के मन में है। और आज नारसन से लेकर आपके माना बॉर्डर तक और धारचूला से लेकर मरचूला तक पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, सभी जगह जहां जहां हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, सभी लोग जो है उद्वेलित है, आंदोलन कर रहे हैं। और सभी की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो और सिटिंग जज के, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंतर्गत ये जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, साफ हो। तो वहीं छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सतीश चंद्र भट्ट को बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान नेता मनोज शाही को किसान मोर्चे के कुमायूं संयोजक और रामू भारती को अनुसूचित जनजाति के प्रदेश मंत्री बनाने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टोल टैक्स से रामलीला ग्राउंड खटीमा तक रैली निकाला और उनका भव्य स्वागत किया। रामलीला मैदान खटीमा में भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया और सतीश भट्ट ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने जो उन पर विश्वास जताया है, उन विश्वास को वो टूटने नहीं देंगे और पूरी ईमानदारी से पार्टी के युवाओं के साथ लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों को मजबूत करेंगे। नवनियुक्त किसान प्रकाष्ठा कुमायूं संयोजक मनोज शाही ने कहा कि वो किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनने मुझे इस लायक समझा। और देखिए 2027 की जहाँ तक बात रह गई, हम पूरे खटीमा वासी चाहते हैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा से ही इस प्रदेश का नेतृत्व करें। तो हम सबकी एक ही आवाज़ है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी को 2027 में खटीमा वापस लाना है। सबसे पहले ये देश जो है कल्चर, यहाँ से जो इसका कल्चर एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर से ही भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और किसानों की मुद्दाओं को आगे उठाना और अपने सरकार तक पहुंचाना, जो काम नहीं हुए उसको पूरा करना। जैसे अभी तो धान के पेमेंट हो गए हैं और कई चीजें हो गई हैं, गन्ने का भी पेमेंट आ रहा है। भविष्य में कोई भी किसानों की कोई समस्याएं आती है, जो भी आती है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के और सरकार तक पहुँचाना और उस काम को कराना। किसान हित में काम किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी का सपना है किसानों को ज्यादा से ज्यादा उन्नत और आगे बढ़ाना है, ताकि देश बढ़ेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मसूरी घने बादलों की आगोश में नजर आ रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं, वहीं होटल और होम स्टे में हीटर की मांग बढ़ गई है। मसूरी के बाजारों में भी गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज हो गई है। अचानक बदले मौसम ने रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया है, लेकिन पर्यटकों के चेहरों पर इस मौसम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश विदेश से मसूरी पहुंचे पर्यटक ठंडे मौसम और बादलों के बीच घूमने का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कंपटी फॉल और गन हिल, माल रोड और लाल डिब्बे जैसे पर्यटक स्थानों पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। कई पर्यटकों का कहना है कि अगर इसी तरह मौसम बना रहा तो मसूरी में बर्फबारी का नजारा देखने को मिल सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि मौसम में ये ठंडक और बढ़ी तो आने वाले समय में बारिश और बर्फबारी की संभावना
बढ़ जाएगी। हालांकि मौसम विभाग ने इस संबंध में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। फिलहाल मसूरी में ठंड का एहसास लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लोग गर्म कपड़ों और हीटर का सहारा लेकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।